मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशविला रोड स्थित सेंट एगन्स स्कूल में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में भाग लिया और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम अब केवल स्कूली परीक्षा नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है, संपूर्ण जीवन नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने स्कूल के अनुभव साझा करते हुए छात्रों को पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाने, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने की सलाह भी दी और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों पर दबाव न डालें। परीक्षा पे चर्चा 2026 में देश भर में 4 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण किया, जिसमें उत्तराखंड से लगभग 7 लाख विद्यार्थी, 53,000 शिक्षक और 14,000 अभिभावक शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के छात्रों द्वारा बनाए गए 10 प्रेरक वीडियो में से एक वीडियो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ, जिसे रुद्रप्रयाग के छात्र रोहन सिंह राणा ने तैयार किया, जिन्हें दिल्ली में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में महानिदेशक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिंह रावत ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला और तहसील बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को इस मामले में जानकारी बढ़ाने की सलाह दी और कोटद्वार में राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर उन्हें राजनीतिक और संसदीय ज्ञान साझा करने की पेशकश पेश की। वहीं रावत ने कहा कि वे ऋतु खंडूरी को छोटी बहन की तरह मानते हैं और उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, जिसे वे बांटने को तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तो बयान से राजनीति चर्चा शुरू हो गई है। हरसिंह रावत ने राज्य सरकार पर कटाक्ष किया, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो चलिए आपको सीधे हरिद्वार ले चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह को। वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हरिद्वार के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, आदरणीय जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित किया, आदरणीय दिनेश जी, और जिनको आज समन्वय पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया, ऐसे डॉक्टर अनुज सिंघल जी एवं ताराश्री सिंघल जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण और आज समारोह में आए हुए पूरे देश भर से और दुनिया के भी कई देशों से आए हुए सभी भक्तगण, सभी अतिथिगण, पूज्य संतगण, मैं इस पावन अवसर पर सनातन संस्कृति के रक्षक, परम पूजनीय संतजनों, विद्वजनों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस दिव्य संवाहक परंपरा भारत माता मंदिर के संस्थापक, पद्म भूषण से अलंकृत ब्रह्मलीन करुणामूर्ति परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी गुरु जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं चूना पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज सहित सभी संतजनों को दंडवत प्रणाम करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हम इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के अवसर पर आज हमको देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साथ में भारत सरकार के माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज हम सभी जानते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक बनाने का काम हो रहा है। तकनीकी हथियारों से, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके सेना का उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति आभास है। आज इस पावन अवसर पर हमें देवभूमि उत्तराखंड की ही माटी के सपूत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय योगी जी ने अपने दृढ़ संकल्प और जीवटता के बल पर उत्तर प्रदेश को सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया है। और हमारे ही पड़ोस में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लंबे समय तक हरियाणा राज्य को नेतृत्व देने के बाद आज पूरे देश के अंदर शहरी विकास और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर विकास को विस्तार करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र, धर्म और सांस्कृतिक चेतना के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आज हम सभी को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर ब्रह्मलीन पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जिसने असंख्य लोगों को सेवा के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पर चलने और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रेम को साकार रूप प्रदान किया। उनका तपस्वी जीवन और दिव्य चिंतन सदैव समाज के लिए अमूल्य प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों से निरंतर अवलोकित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान अनेक हमारे सभी विद्वान गणों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखी है। चूंकि मैं कल इस कार्यक्रम में कल भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और विस्तार से मैंने अपनी बात यहाँ पर रख दी थी। मैं आज केवल आप सभी का स्वागत करता हूँ, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और योगी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का और सभी पूज्य संत गणों का और आए हुए देश दुनिया से सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हरिचित्रानंद जी महाराज, मैं अत्यंत उत्साहित हूँ। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला और तहसील बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को इस मामले में जानकारी बढ़ाने की सलाह दी और कोटद्वार में राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर उन्हें राजनीतिक और संसदीय ज्ञान साझा करने की पेशकश की। रावत ने कहा कि वह ऋतु खंडूरी की छोटी बहन है और उनके पास लंबा राजनीतिक
राजनीतिक अनुभव है जिसे वे बांटने को तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका तो प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के। धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। तहसील बनाने का अधिकार 100%। अगली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत को विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने करारा जवाब देने का काम किया है। ऋतु खंडूरी ने कहा कि हरक सिंह आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। अपने को वो बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना भी उन्हें नहीं आता है। सम्मानित पद पर बैठी महिलाओं को लेकर आप ऐसी बातें करके देश में क्या संदेश देना चाहते हैं। राजनीति हंसी मजाक से नहीं होती, बल्कि सीरियस होना पड़ता है इसके लिए। ऐसा हरक सिंह जी कुछ भी कहते हैं, उनका जो मन आता है वो कहते हैं, वो सोच समझ के बात तो करते नहीं है। और एक बार आदमी सुन सकता है, 2 बार सुन सकता है, लेकिन इस तरह से उनको भी सोचना चाहिए। मेरा अपना एक सम्मान है, मैं भी एक महिला हूँ, सम्मानित महिला हूँ, कम से कम सोच समझ कर तो बात करें। कुछ भी कह देते हैं और हंसी ठिठोली में कहते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं होती है। वहां से पत्रकार हंस रहे हैं, यहाँ से वो हंस रहे हैं। किस तरह की बात आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि आप एक महिला, उत्तराखंड की महिला के बारे में क्या आप पूरे भारतवर्ष में आप किस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी है आपको, आप बताइए ना। और हंसी ठिठोली में राजनीति करना बंद करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हर उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में एक विवाह समारोह से लौटते समय भाजपा नेता ढिल्लू सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ पीने से मृत हो गए, जबकि उनके साथ मौजूद अधिवक्ता प्रवेश मौर्य की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के दौरान वे कंजाबाग स्थित शराब भट्टी से खरीदी गई शराब पी रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को तत्काल खटीमा नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया और हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन 2 लोगों को बचाया जा सका नहीं। आपको बता दें कि घटनास्थल से पानी की बोतल के स्थान पर जहरीले पदार्थ की बोतल मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे साजिश या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। शराब की भट्टी है, शराबी उन्होंने मलकी जी ने उसमें से लाया, तो दिया, मुंह में लगाया, तुरंत करंट हो गया शरीर में एकदम पूरे। मैंने कहा पीना मत जा रहे एकदम। ये टिल्लू जी मना किया कि मत पीना, बल्कि जी ने भी मना किया मत पीना। जब तक उन्होंने डाला, तीनों लोग तुरंत पलटी चालू हो गई। भाई साहब बचा लो यार। 3 लोगों को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया था, जो कि गंभीर स्थिति में थे। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने किसी जहरीले पदार्थ को पिया है। प्राथमिक उपचार करने के दौरान एक की मृत्यु हो गई है और 2 को प्राथमिक उपचार के बाद, चूँकि उनकी स्थिति गंभीर थी, तो उनको हायर सेंटर पे। अगली खबर चंपावत से है, जहां सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और व्यवस्था का हाल उस समय उजागर हुआ जब जिला अधिकारी मनीष कुमार के औचक निरीक्षण में लापरवाही की परतें एक एक करके खुलती नजर आई। निरीक्षण के दौरान कहीं फाइलें बिखरी थी तो कहीं विद्युत उपकरणों के तारों का जाल फैला हुआ था। इसी बीच एक कर्मचारी मुंह में गुटखा दबाए सरकारी जिम्मेदारी निभाता नजर आया। दफ्तरों की इस बदहाल तस्वीर को देखकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि सरकारी कार्यालय कोई लापरवाही का मैदान नहीं है। उन्होंने अव्यवस्थित अभिलेख, गंदगी, बैठने की असुविधा और सीलन भरी दीवारों और असुरक्षित विद्युत व्यवस्था पर तीखी नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय समय में गुटखा सेवन करते पाए गए कर्मचारी को जिला अधिकारी ने मौके पर ही कड़ी चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी अनुशासनहीनता दोहराई गई तो सीधी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून से खबर है जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बता दें कि ये बैठक अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत के संबंध में आयोजित की गई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महापंचायत को लेकर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि हमने अपने अपने साथ जुड़े लाइफ माइंडेड साथियों और कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से बातचीत की। कमला पंत और रवि चोपड़ा सहित अन्य लोगों से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश और मजबूती के साथ भाग लेगी और उसे पूर्ण समर्थन देगी। राज्य के लोगों और सभी संगठनों से अपील है कि वे इस महापंचायत का पूरा समर्थन करें और बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों। गठबंधन के सब साथियों ने हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और आज हम वही अपील करने के लिए आए हैं राज्य के लोगों से और विभिन्न संगठनों से कि उस महापंचायत का पूरा समर्थन। जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर से अभियान के अंतर्गत विकास खंड रायपुर के न्याय पंचायत द्वारा के जन मिलन केंद्र में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ एवं जिला अधिकारी सविन बंसल ने क्षेत्रीय जनता की समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के माध्यम से 587 लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया। जनपद के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुगमता से सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रभारी मंत्री क्षेत्रीय विधायक को आश्वस्त किया कि शिविर में प्राप्त समस्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। आम आदमी जो सरकार तक नहीं पहुंच पाता, जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाता, तहसील मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रदेश की हर न्याय पंचायत जन जन के द्वार जब तक जन जन की सरकार इस कार्यक्रम की शुरुआत और अब इसका टाइम बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि आम आदमी जब सारे अधिकारी एक जगह पर इकट्ठित होंगे, पूरा जिला प्रशासन इकट्ठित होगा तो निश्चित रूप से जनता की जो शिकायतें हैं, जो छोटी छोटी शिकायतें हैं, उनका तत्काल वहीं पर निस्तारण होना और जो शिकायतें ऊपर के स्तर की उन पर जनपद के स्तरीय अधिकारियों की गंभीरता के साथ उनका नोटिस के साथ शासन में जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और आम आदमी को इससे निश्चित रूप से सुकून मिलेगा। आज इसी कड़ी में ये आज द्वारा ने ये आयोजन किया गया था जहाँ पर अच्छी शिकायतें आई और ज़्यादातर शिकायतों का यही बदलाव हो गया और शिकायतों को टाइम बहुत जिला देहरादून में ये आज हमारा 32nd शिविर है द्वारा हमारे क्षेत्र में और आज भी हमारे लगभग 100 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं कि जिसमें बिजली, पानी, सड़क को हम किस तरह से और सुलभ बना सकते हैं, कहीं पर कोई कोऑर्डिनेशन है आपस में डिपार्टमेंट्स में या शासन से कोई परस्यू करना है, हमारा कोई प्रस्ताव चल रहे हैं तो वो हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा भी आज सारे जो जितने प्रकरण थे उन पर निर्देश प्रदत्त कर दिए गए हैं और कुछ प्रकरण उन्होंने शासन में स्वयं कोऑर्डिनेशन के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा हमारे जितने कृषि उद्यान के यंत्र हैं, जितने हमारे आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य जांचें, हमारे पेंशन्स, हमारे जितने भी दिव्यांग के उपकरण वो सारे ऑन द स्पॉट वितरित किए गए हैं और करीब 250 प्रतिभागियों द्वारा
अगली खबर मसूरी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी मंडल द्वारा केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद परिसर में टिप्पणी करने के विरोध में आज शहीद भगत सिंह चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सिख समाज के प्रति दिए गए बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि आज पूरे विश्व में सिख समाज आहत है और उनमें कांग्रेस को लेकर भारी नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 1984 में भी सिख समुदाय के साथ अन्याय किया गया और आज राहुल गांधी ने जिस प्रकार ये भाषा का प्रयोग किया है वह निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा जैसे सदन में उनकी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ये अशोभनीय है। मैं उनके इस भाषा की निंदा करती हूँ, क्योंकि देखिए लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, जिन प्रतिनिधियों को जनता चुन करके भेजती है, जनता उनके व्यवहार को भी देखती है, उनके आचरण को भी देखती है। और अगर लोकसभा के अंदर इस तरीके का इन नेताओं का आचरण रहता है तो ये सोचनीय विषय है कि जनता क्या सीखेगी। हमारा राहुल गांधी ने संसद में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह जी बिट्टू, जो सरदार रवनीत सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध है, उनके बारे में आपत्तिजनक अपना एक वर्णन दिया। उन्होंने उनको गद्दार कहा, देशद्रोही इसका मतलब हुआ, जिससे आज पूरे विश्व भर में सिख समुदाय जो है चिंतित है, सिख समुदाय नाराज है।